जी दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर लेके हाजिर हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, पिछले एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और आपको पैनलिस्ट से भी मिलाएंगे। उससे पहले आज की हेडलाइन। नेपाल में भूकंप के बाद 24 घंटे बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की। वायुयान द्वारा 783 भारतीयों को भूकंप से राहत शिविरों में लाया गया और बाकी भारतीय बसों द्वारा निकाले जाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा, मानवता की सेवा करनी है मुझे, इसलिए भगवान ने मुझे बचाया। नेपाल में आए भूकंप से अमिताभ बच्चन का भी दिल दहला, की अपनी पुरानी फिल्म महान को याद। आरएसएस का केजरीवाल बार, कहा गजेंद्र नामक किसान की हत्या एक षड्यंत्र, लेनी चाहिए केजरीवाल को सीख। नेपाल के राष्ट्रपति ने रात शिविर में गुजारी, लोगों को हौसला दिया। एयरटेल बीएसएनएल के बाद एमटीएस ने भी नेपाल में कॉल करने की दर को सिर्फ ₹1 रखा। और दिल्ली और बेंगलोर के बीच खेले जा रहे मैच में दिल्ली 9.2 ओवर में 45 रन पर 4 विकेट। और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हेडलाइंस के बाद। जी हां, आपको बता दें कि पिछली बार हम बात कर रहे थे राइट टू मैरिज की, और अब आगे बढ़ाएंगे, हम बात करेंगे राइट टू फर्टिलिटी और राइट टू रिप्रोडक्शन की। आखिर ये चीजें हैं क्या, क्यों जरूरी हैं, और इस पर बात करने के लिए ज्वाइनिंग मी डॉक्टर रमेश सिंह, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द साइटलेस पर्सन। सर वेलकम। थैंक्स अ लॉट। ज्वाइनिंग मी शालिनी खन्ना मैम, शी इज द हेड ऑफ Center for the Blind Females in NAB, and of course she is very well known in our society. I will be joined shortly by Roma Bhagat ma'am, a well known lawyer, and I will be joined by sociologist Mr. Annavaram shortly. तो आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैम, आखिर ये राइट टू फर्टिलिटी क्या है? राइट टू फर्टिलिटी क्या है? जी, राइट टू फर्टिलिटी के तहत जो एक आम इंसान को भी शायद समझ आना चाहिए कि किसी भी महिला को माँ बनने का अधिकार है और वो उससे छीना न जाए। यू नो, इट डजंट मीन कि फर्टिलिटी इज कंपल्सरी इन द बॉडी हार्मोन्स वाइज और बायोलॉजिकली। It's just a law, it's just a protection law that everybody has a right to become a mother, whoever wants to be. Whoever wants to be. Yes. Okay. तो सरीन साहब थोड़ा सा ये बताएं फिर राइट टू रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, रिप्रोडक्शन का संबंध इस बात से सीधा कहीं ना कहीं फर्टिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। और जब राइट टू रिप्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटी कहते हैं, तो डिसेबिलिटी को हम सीधा ये मान के चल लेते हैं कि डिसेबिलिटी इज इक्वल टू समटाइम्स एसेक्सुअलिटी और नॉन सेक्सुअलिटी, और उसके चलते हम कुछ पूर्व धारणाएं क्रिएट कर लेते हैं। उसका ये मान लेते हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू, so they don't have even right to reproduction. तो शालिनी मैम ये बताएं, इन दोनों में थोड़ा सा हमें फर्क बताएं कि इनमें दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, सरीन साहब ने सही बताया, रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी काफी ओवरलैप करता है।
बट जो मुझे समझ आता है, रिप्रोड्यूस करना अधिकार है, ऑफ कोर्स हर व्यक्ति का अधिकार है, औरत हो या आदमी हो, उसको बच्चा पैदा करने का अधिकार है। बट फर्टिलिटी से कुछ और प्रश्न भी मेरे मन में आते हैं, जो कि अगेन मेंटल डिसेबिलिटी से ज्यादा जुड़े हैं। कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो मेंटली डिसेबल्ड लड़कियां हैं या पीपल हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं, और इसलिए उनकी शादियां करने में भी बाधा आती है। कोई सोचता ही नहीं है उनके बारे में इस तरह से। और well, I feel Roma should have joined us now in time, and Roma would tell us right to fertility में कितना difference आएगा reproduction से। But this is what I understand as a social worker, that ये जितने भी mentally intellectually challenged हमारे समाज में लोग हैं, उनकी मर्जी जरूर पूछी जानी चाहिए, उनसे उनकी राय जरूर पूछी जानी चाहिए about reproducing and about having children. जी ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है रोमा मैम ने। Then she will join us. We will ask the same question. हेलो जी, now join. जी रोमा मैम वेलकम। जी जी वेलकम। जी शालिनी मैम and Sir is with us. Now you have joined, and greetings from Radio Udan. एंड मैम आपसे जानना चाहेंगे कि राइट टू फर्टिलिटी और राइट टू रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है? हाँ देखिए, ऐसा है, एक सेकेंड होल्ड करिए, एक सेकेंड। जी हेलो। जी जी मैम। हेलो जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, देखिए, राइट टू फर्टिलिटी और राइट टू रिप्रोडक्शन ऐसा है कि आई मे बी फर्टाइल, आई मे बी डिनाइड माई राइट टू रिप्रोडक्शन, ओके, बट सो दैट्स अ डिफरेंट डिनायर। वो एक मानव अधिकार का हनन हो रहा है। क्या है कि मुझे भी शोर आ रहा है, थोड़ा सा शोर क्लियर नहीं है। किसी की ओर से शोर आ रहा है। हाँ जी जी अब बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जो रिप्रोडक्शन है और जो राइट टू फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी में क्या है कि जैसे कई बार देखा गया है कि यंग लड़कों की हिस्टेरेक्टमी कर दी है। That is the robbing of the right to fertility, ना? पर right to reproduction में क्या है कि I may be fertile, but मुझे बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है। मेरी abortion forcibly कराई जाती है, या forcible contraception कराई जाती है किसी वजह से, या मुझे right to family deny की जाती है। I may be fertile. तो ये बेसिक डिफरेंस आपने हमें बताया। कौन सी राइट, आपके कौन से राइट का वायलेशन हो रहा है? जी तो सरीन सर ये बताएं, क्या राइट टू फर्टाइल और राइट टू रिप्रोडक्शन क्या ब्लाइंड लोगों के कॉन्टेक्स्ट में भी इसकी ज्यादा जरूरत है? अगर है तो क्यों? देखिए, फर्टिलिटी जहाँ तक है, मुझे नहीं लगता उसको बहुत सीधा राइट से जोड़ के समझा जाए। इट्स अ क्लियर कट फिजिकल पोजीशन। लेकिन उस फर्टिलिटी के बाद आपको राइट टू रिप्रोडक्शन बहुत सीधा सीधा इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या रिप्रोड्यूस करने के बाद इज ए ब्लाइंड पर्सन केपेबल इनफ टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। ये एक बहुत बड़ा इशू है जी। और सेकेंडली एक ये डर maybe in the cases of RPs कि क्या वो प्रोड्यूस चाइल्ड नॉर्मल चाइल्ड होगा, सो कॉल्ड नॉर्मल डेफिनेशन में, क्या वो ब्लाइंडनेस से बच सकेगा, वो एक डर। और उससे भी ज्यादा उस सीमा तक का डर कि क्या रियली
एक ब्लाइंड कपल सेक्स को कैसे समझता भी है, क्योंकि जब द मोमेंट वी थिंक इन टर्म्स ऑफ क्या गई तो जहान गया, तो हम बहुत कुछ दूर तक खींच के ले जाते हैं। और कई बार बड़े अजीबोगरीब सवाल एक सर्कल में पूछे भी जाते हैं कि आफ्टर ऑल हाउ डू यू मेक इट पॉसिबल। अब ये सवाल उस सीमा तक है, वहाँ हमारी फर्टिलिटी पे चैलेंज है, वहाँ हमारे रिप्रोडक्शन पे चैलेंज है, वहाँ इफ्स एंड बट्स के चलते रिप्रोडक्शन कुछ सीमा तक अलाउड है, कुछ सीमा तक नहीं। और मैं ऐसा बिल्कुल केस जानता हूँ जो मैंने बहुत नजदीक से देखा, उसको मैंने एक आर्टिकल में भी कभी लिखा था कि अगर आप किसी लड़की को काम से वो कल को शादी करेगी और बच्चा पैदा करेगी और उसका मेंस्ट्रुएशन होगा, आप उसके बेसिक वो ऑर्गन्स ही निकलवा देती हैं कि उसको परेशानी होगी, जैसे कि उसकी परेशानी को स्पेशल परेशानी और एंड दैट परेशानी है समथिंग टू डू विद हिज आइज। अब वो लड़की अल्टीमेट उसकी डेथ भी हो गई है। तो ऐसे केस में मैं जानता हूँ, ये केस किसी गरीब घर का नहीं, एक अच्छे खासे अमीर घर का केस। तो इट्स प्योरली माइंड सेट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में राइट की जरूरत है, आप कहते हैं प्रॉपरली? बिल्कुल है, उसके लिए इवन राइट। आज मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना एक और चीज इंटरजेक्ट करके बताना चाहूँ कि ऐसा है कि आज की तारीख में क्या है कि जो हमारा राइट टू फर्टिलिटी है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिएगा लड़की को कोई कंडीशन है जिसकी वजह से मे बी उसकी फर्टिलिटी इम्पेयर्ड है। आज के जमाने में हमारे पास ऐसे मेडिकल रिसोर्सेज हैं जैसे IVF या कोई और हम अपना सकते हैं जो डेफिनेटली डिसेबल लोग में, जैसे मैंने कुछ डिसेबल लोगों से बात करी है, 2-3 ऐसे मतलब मेरे पास केसेस आए हैं जहां पर बच्चा कंसीव करने में तकलीफ हो रही थी। तो मैंने सजेस्ट किया कि आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो पलट कर जवाब जो मिला वो फैमिली से वो ये मिला कि मैम लड़की तो ब्लाइंड है। तो मैंने कहा ब्लाइंड होने से तो कुछ नहीं होता है ना, मतलब आगे उके फिर क्या। तो अगर वो फर्टिलिटी में इश्यू नहीं होती तो आप कह रहे हैं कि आप बच्चे से भी मतलब बच्चा पैदा करने से भी सहमत हैं, तो अगर वो नेचुरली बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, अगर उसको थोड़ी हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है। लेकिन वहां पर आकर एक ना रोड ब्लॉक आ जाता है। जी, तो हम विजुअली जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और जो मिस्टर सरीन ने कहा कि एक मतलब ब्लाइंड होने के नाते जो आपका या लो विजन होने के नाते भी जो आपका मतलब जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन का दायरा है वो किस नजरिए से देखते हैं, तो उनके माइंड में तो इवन इफ फर्टिलिटी इज नॉर्मल, कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो भी बच्चा पैदा करने में एक इशू बन जाता है। जी मैम, अब शालिनी मैम आप बताएं कि काफी लोगों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये ज्यादातर ध्यान में रखा गया है मेंटली रिटार्ड बच्चों को। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि विस्तार पूर्वक क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस राइट को इंडक्ट करना पड़ा? एक्चुअली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की डिसेबिलिटीज ही मुझे लगता है अभी समाज क्या बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आई हुई है। बहुत सारों को नाम दे दिया गया है, सेरेब्रल पॉल्सी है, ऑटिज्म है, बट बहुत सारी डिसेबिलिटीज मेरे हिसाब से अभी ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे से डायग्नोस करके उन्हें कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। लाइक आई रिमेम्बर बहुत सारे मल्टीपली डिसेबल लड़कियां जो मेरे ध्यान में आती हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं या जिनके रिफ्लेक्सेस ठीक से काम नहीं करते हैं और वो ब्लाइंड भी हैं। जैसे ही माता पिता के सामने एक ब्लाइंड लड़की जिसका कि दिमाग उनके हिसाब से ठीक से काम नहीं कर रहा वो आ जाती है, तो उनके मन में बहुत सारे डर आ जाते हैं कि ये सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन में ही अपना ध्यान नहीं रख पाती है। उसके कपड़े सब खराब होते रहते हैं, वो
ठीक से नहा नहीं सकती है, वो उसको ट्रेन करने के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें लगता है जिस तरह से सब लड़कियां सीख जाती हैं अपने आप देखा देखी और दूसरी लड़कियों से बात सुनकर, उस तरह से इन लड़कियों को भी समझ आ जाना चाहिए कि आपको अपने उन दिनों में अपना ध्यान कैसे रखना है। आपने जब आप बड़ी हो रही हैं, सेक्सुअली जब लड़की ग्रो अप कर रही है 14-15 साल की उम्र में, तो जब उसका शरीर डेवलप कर रहा है तो शरीर का ध्यान कैसे रखना है। नाउ इट इज ट्रू दैट people who are intellectually disabled do have a little slowness in that process. उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपने आप का ध्यान रखने में, समझने में इनिशियली कि ये क्या प्रोसेस है, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो माता पिता को बहुत डर लग जाता है और ज्यादातर माता पिता जरूर अप्रोच करते हैं कि प्लीज इसका ऑपरेशन करा दीजिए, ओवरीज निकलवा दीजिए, इसका यूटेरस रिमूव करवा दीजिए। अगर हम बोलते हैं कि लड़की, हेलो जी कंटिन्यू, हम कहते हैं कि लड़की से पूछ लीजिए क्या वो तैयार है, तो उनको ये सवाल इतना बेवकूफी भरा लगता है। उन्हें लगता है कि इसको अपनी खबर तो है नहीं, तो ये कैसे मुझे बताएगी कि मैं इसको मैं ये अंग इसके भाग निकाल दूं। उनको और भी एक डर रहता है। आई रिमेम्बर मल्टीपली हैंडीकैप्ड यूनिट जो NAB का भी था, जो ऐसी बच्चियां थी, खासकर नॉट रियली बॉयज, बट जो लड़कियां थी, अब क्या होता है, ऐसे लड़कियों के लिए हॉस्टल्स नहीं है, हमारी कंट्री में नहीं है। इट इज अ वेरी सैड ट्रूथ। सो द पेरेंट्स डोंट नो व्हाट टू डू विद दीज गर्ल्स। या तो वो माता पिता अगर पुअर क्लास के हैं तो वो अपनी रोज दिनचर्या की जो एक्टिविटी है उसको छोड़कर इस बच्ची का ध्यान रखने के लिए घर बैठे, और या इसको अपने साथ लेके जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर उन्होंने पीछे उसको अकेले छोड़ दिया, ऐसी लड़कियां बहुत बार वायलेंस का शिकार होती हैं, रेप्स का शिकार होती हैं, अपने ही घर में होती हैं, पड़ोसियों से होती हैं, बिकॉज इस तरह की फैमिली स्लम्स में रहती हैं और आसपास जो सोसाइटी है उसके बहुत इविल्स हैं। तो उस कंडीशन में माताओं को बहुत चिंता हो जाती है कि कई बार उन्हें खुद को पता भी नहीं लगता है कि आज मेरी बेटी के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुई है। आई मीन दैट उन्हें मालूम भी नहीं चलता है, वो बच्ची बता भी नहीं पाती है वापस आकर अपनी माँ को कि मेरे साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। एंड शी गेट्स टू नो ओनली व्हेन द गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। वो उस बच्चे का ध्यान क्या रखेगी, ये बच्ची अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेगी। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वुमेन। उनका वुमन होना अनअवेयरनेस में और हमारी सोसाइटी के इविल्स में उनका वुमन होना उनके लिए एक अब्यूज बन जाता है। एक लड़के को वहां उस केस में शायद उतनी सीलिंग्स की और उतनी नियमों की जरूरत ना पड़े जितनी एक लड़की को पड़ती है। दानिश जी, वैसे मैम एक हिमाचल में एक जंडवाल प्लेस है, वहां पर मेंटली रिटार्ड बच्चों का एक हॉस्टल है बेटियों का, तो मैं वहां गया था एक एडमिशन करवाने के लिए। तो आई वॉज शॉक टू हेयर द आंसर। उन्होंने कहा कि अंदर की बात है, हम प्रेफर करते हैं कि जो डेफ एंड डम्ब बच्चे वो आ जाए इनकी जगह, तो इनको संभालने के लिए हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं है। तो मैं आई फील ट्रेन्ड पर्सनल की बहुत कमी है ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए। आई फॉट विद देम बट इवन दो दे डिनाइड दे सेड, क्योंकि हम बोल देंगे कि भी ये बच्ची मेंटली रिटायर्ड है और साथ में डेफ एंड डम्ब है, हमारे पास मल्टीपल डिसेबल का टीचर नहीं है, आपको जो करना कर लो। कहीं नहीं है। NAB का MHU ही अकेला डिपार्टमेंट हुआ करता था, आई रिमेम्बर, जो ब्लाइंडनेस के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जगह देते थे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज को तो ऑफ कोर्स नेशनल ट्रस्ट के अंडर भी आती हैं, लेकिन वहां भी विजुअल इम्पेयरमेंट अगर साथ में है तो ट्रेनिंग कंप्लीटली जीरो, कोई ऑप्शंस नहीं अवेलेबल। जी सरीन सर, जैसे शालिनी मैम ने कहा कि ये जो राइट हम मेंटली रिटायर्ड बच्चों की अगर बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि इसको तो खुद नहीं पता, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जायज नहीं लगता आपको? तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए? देखिए, वहां जायज सवाल बिल्कुल है जहां बच्चे को केवल हम माँ या परिवार की निधि समझते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच में इवन विदेशों में भी परंपरा ऐसी है
कि हम बच्चों को केवल एक परिवार की संपत्ति न समझें, बल्कि ये समझे कि इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ अ नेशन। अगर इंग्लैंड जैसे देश में 2 साल तक लगातार मेडिकल फ्री दिया जा सकता है बच्चों को, तो ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ डिसेबल्ड बच्चा अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसे एक लंबे समय तक केयर फ्री दे पाए। सवाल है उस दिशा में सोचे कौन उनके लिए आवाज बनी, क्योंकि ईमानदारी की बात है, ब्लाइंड को छोड़कर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कुछ थोड़ा एक्टिव जरूर हुए, तो ब्लाइंड को छोड़कर विद इन दी टोटल डिसेबिलिटी शायद ही कोई ऐसा सेक्शन है जो रियल सेंस में अपनी बात को कहने के लिए तैयार है। और अगर कुछ लोग उनकी बात को कहने के लिए तैयार है तो दुर्भाग्यवश वो जो टिपिकल एजेंसी एटीट्यूड पिछले 40-50 साल से जो डेवलप रहा है कुछ जगहों पे, वो उतना ईमानदारी से चीजों को रखने में समर्थ नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पर ना एक चीज कहना चाहूंगी। जी आप कह दीजिए, और एक क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ मैं आपको कि साथ ही साथ पहले आप इस पे बात करना, फिर अपना एक क्वेश्चन आपका ये है कि आप लॉयर हैं, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं। क्वेश्चन आया था कि अगर हम राइट टू रिप्रोडक्शन इन्फोर्स करते हैं डिसेबल के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या ये जो गवर्नमेंट की जो योजना है प्लानिंग कमीशन को लेके, जो फैमिली प्लानिंग को लेके, सॉरी, तो फैमिली प्लानिंग कहीं ना कहीं ये वादा नहीं आपको लगती? जी नहीं, देखिएगा ऐसा है कि मुझे फैमिली प्लानिंग बाधा नहीं लगती है इस वजह से, क्योंकि हर एक को राइट ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है वो ये है कि आप इतने से ज्यादा बच्चे ना पैदा करिए। देश की पॉपुलेशन आ गई बहुत ज्यादा है, इस वजह से ध्यान में रखते हुए आप उनको ठीक परवरिश नहीं दे पाएंगे, तो बहुत सारी बातें उससे जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर हम फैमिली प्लानिंग को लेकर चलें तो हर एक इंसान को राइट ऑफ रिप्रोडक्शन वो नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट हमें याद है कि पहले, थोड़ा समय पहले, जब मतलब बहुत फैमिली प्लानिंग का जोर शोर से मतलब वो प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो तब हमने मतलब काफी काम इसमें किया था कि जो गरीब तबके की औरतें हैं, कई बार उनके बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं। अब अगर वो 2 बच्चे पैदा करके रुक जाएं और उनके दोनों में से एक भी बच्चा सरवाइव नहीं करे तो उनकी राइट टू फैमिली का क्या होगा। तो इस वजह से उनके जो मोर्टालिटी रेट है उसको देखते हुए ही हमको राइट टू फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली प्लानिंग उनके ऊपर पुश करना चाहिए। पर मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली क्या है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो शालिनी कह रही है वो बिल्कुल सच है कि बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल लड़कियां हैं और अगर उनको मल्टीपल डिसेबिलिटी हो तो वो एक प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कह नहीं पाती हैं, उनके साथ बहुत सेक्सुअल वायलेंस होता है, ये बिल्कुल बात सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि हम एक्चुअली थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम में लेकर चलते हैं ना, हमको पिछले 200 साल से इतनी आदत, मतलब एक्चुअली 200 साल क्या, शुरू से ही इतनी आदत पड़ी हुई है कि हम हर एक इंसान को सबसे पहले उसके आईक्यू के नजरिए से देखते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक बिल्कुल नया जो सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन है, उसको कह लीजिएगा, वो शुरू हो गया, जिसमें हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में ये होता है कि एक आईक्यू एक पार्ट है, एक इंटेलिजेंस है, लेकिन उसमें और भी इंटेलिजेंसेस आती हैं, जैसे सोशल इंटेलिजेंस, जैसे सेक्सुअल इंटेलिजेंस। तो क्या होता है कि ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगर आपका बच्चा 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का है तो मे बी उसकी आईक्यू इतनी नहीं है, मे बी उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जो सेक्सुअल इंटेलिजेंस है वो एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, एक मेन स्ट्रीम तरीके से वैसे ही बढ़ रही है जैसे कि किसी और इंसान की उसके एज लेवल पे बढ़ती है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम एक्चुअली, अगर आप देखें तो, जो आप एक छोटी सी बात सोचिएगा कि जब हम बच्चों को बॉडी पार्ट सिखाते हैं, छोटे से बच्चे को हम बॉडी पार्ट सिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये आपकी आंखें हैं, या आपका नाक है, या आपका मुंह है, या आपका गला है।
ये आपके घुटने हैं, वो आपके बाएं हैं, और क्या करते हैं हम कि गले से नीचे तक लेकर और टांगों तक हम कहते हैं ये शेम है। बच्चे को ये भी समझ नहीं है, उसके पास शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए। अब उसमें क्या है कि ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बच्चे की प्रॉब्लम है। एक बच्चे को जो हम सिखाते हैं, हम क्या सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं, वो हमें ये भी नहीं बता पाता एक्चुअली। और ये एक चाइल्ड राइट्स में बहुत बड़ा इशू है कि जब हम बच्चों के साथ में इस तरह से और शेम जैसे हम बोलते हैं, तो क्या होता है कि फिर बच्चे उस बात को करने से भी कतराते हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको टच भी नहीं करना चाहिए, तो अगर कुछ हो गया तो चुप रहो इसके बारे में, क्योंकि ये शेम है। तो ये एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के साथ में क्या होता है कि क्योंकि उनको हमें थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग ज्यादा देनी पड़ती है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी ऐसी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लड़कियां हैं जिनको हम मतलब सिखाने से, रिपीट करने से बहुत चीजें वो सीख सकती हैं। बल्कि मैं आपको अपनी आंखों देखा एक वाकया बताऊंगी कि जब मैं स्पेशल ओलंपिक में ट्रस्टी थी, तो मैं न्यूयॉर्क वॉशिंगटन गई थी स्पेशल ओलंपिक्स के बोर्ड से मिलने के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए है। तो वहां पर एक लड़का था केस्टर, वो एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम में था, और मुझे समझ में ये आया, एक्चुअली शुरू में तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि उसकी डिसेबिलिटी इतनी ज्यादा है। जब मुझे ये समझ में आया तो और मुझे ये पता चला कि केस्टर अकेला रहता है अपने आप, और अपने घर से ऑफिस तक अपने आप कम्यूट करके आता है, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो मैंने कहा मैं उसका घर देखना चाहूंगी। तो केस्टर मुझे अपने घर लेकर गया और मैं हैरान रह गई कि वो लड़का बिल्कुल अकेला, वो ऑन द मिडिल साइड मे बी लोअर साइड ऑफ मॉडरेट था, लेकिन वो लड़का बिल्कुल अकेला। उसको इतनी बार रिपीट कर करके सिखाया गया था कि वो कैसे क्या ऑन करना है, बंद करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसे घर से निकलना है। अगर उसको कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, बिकॉज इतनी उसकी आईक्यू नहीं थी कि वो उसको प्रोसेस कर सके। लेकिन जहां तक की रिपीटेड लर्निंग का सवाल था, वहां तक केस्टर की समझ बिल्कुल अच्छी भली थी। और उसके अपार्टमेंट में अलार्म्स लगे हुए थे कि अगर जैसे स्मोक अलार्म था या कोई अगर साउंड नहीं आए काफी टाइम तक तो भी अलार्म बजता था। और वो अलार्म डिफरेंट जगह में बजते थे डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, कि नेबर को जाएगा या सोशल वर्कर को जाएगा या फ्रेंड को जाएगा या पुलिस स्टेशन या फायर ब्रिगेड, जहां पर भी। तो वो उसका पूरी एक व्यवस्था थी। बट मेन थिंग जो था वो ये था कि ट्रेनिंग के बाद केस्टर अपने आप अपनी जिंदगी खुद इंडिपेंडेंटली व्यतीत कर सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भारत में ये बात नहीं समझ पाए हैं। हम ये जो रिपीटेड ट्रेनिंग होती है, ये हम एक्चुअली बिल्कुल एक मतलब जहां तक एक बच्चे का की बात आती है, तो हम बिना सोचे समझे मैंने कहीं पर पढ़ा था, और ये एक्चुअली मतलब काफी स्टडीज के बाद ये पाया गया है कि एक बच्चे को जो 2 साल का है या 3 साल का है, एक चीज 1000 बार बोलनी पड़ती है, तब जाकर उसके दिमाग में वो बात बैठती है। अब हम रिपीट करते रहते हैं बच्चों के साथ, ऐसा मत करो, ऐसा करो, चोट लग जाएगी, नहीं लगेगी, जो भी है, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये मत करो, ये हम 1000 बार रिपीट करते हैं तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है बात, ये पापा है, ये मम्मी है। लेकिन जब एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की बात आती है और जब हमको इसको एक दूसरे लेवल पे ले जाना होता है, या एक ब्लाइंड या किसी भी एक्चुअली डिसेबिलिटी की बात आती है, और जब हमको एक उसको नए लेवल पे ले जाना होता है, उस बच्चे को एक बात, जैसे कि अगर एक ब्लाइंड है, वो उसको मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो आपको उसे मोबिलिटी जो है एक नए सिरे से सिखानी पड़ेगी, तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि एक्चुअली ये काम नहीं कर सकते हैं, पर वो हमारी कमजोरी है। एग्जैक्टली।
इस पर हम आगे भी बात करेंगे। और मुझे जैसे आपने पॉइंट रेज किया कि जो मल्टी रिटायर्ड बच्चे भी हैं उनको भी कई बातों का पता होता है, जरूरी नहीं है उसको बिल्कुल ना पता हो, एक एरिया का पता हो। इससे मुझे एक फिल्म भी जो लेटेस्ट आई है मार्गरीटा, वो भी याद आता। उसमें भी इस फिल्म में कैसे सेक्सुअल नीड को बताया गया है, किस तरह वो अपनी बहन को लड़की बताती है जब उसे पूछा जाता है कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो हालांकि वो तो इस फिल्म में भी इस बात को फीचर किया गया है और तमाम आर्टिकल्स भी टाइम पर आते हैं इन पर। शालिनी मैम, अब तक अगर बात करें तो ये जो अभी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं, तो क्या कारण है आज तक इन्हें पहले प्रपोज नहीं किया गया, और क्या लिमिटेशंस आपको गवर्नमेंट की दिखाई देती हैं कि जो इन राइट्स को अप्रूव नहीं करती हैं? पिछली बार भी ये बातचीत शुरू हुई थी कि पहले तो इस पे चर्चा हो। देखिए, कोई भी बिल जब पास होता है या कोई भी बनता है, बहुत चर्चाएं होती हैं उस पे, फिर वो पार्लियामेंट में आता है, फिर उसके बाद वो वापस पब्लिक में जाता है फीडबैक के लिए, और फिर उसको टेबल किया जाता है पास करने के लिए। रोमा मुझसे बेहतर जानती है। लेकिन इस तरह के टॉपिक पे कितनी चर्चा हुई है? हम सब जो यहाँ पे अभी भी बैठे हैं पैनल में, क्या हम में से कोई भी इस बिल के बनने में सकारात्मक था, वहां चर्चा में था? मैं ऐसे बिल्कुल कुछ लोगों को नहीं जानती हूँ जो इस तरह की चर्चा में पार्टिसिपेट कर चुके हों जब ये बिल बनना था। मैं अभी भी रोमा की बात जब सुन रही, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि राइट टू फर्टिलिटी, राइट टू रिप्रोडक्शन, राइट टू सेक्सुअलिटी तो हम बना रहे हैं क्योंकि सीआरपीडी में लिखा है, लेकिन क्या भारत के पास वो पैराफर्नेलिया है जहां पर ये राइट्स हम दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो हम बात कर रहे हैं, कितनी हमारी पॉपुलेशन है जिसको इस बारे में जानकारी है कि वो अपने राइट को जाके क्लेम कर सकता है, कि वो अपने राइट को जी सकता है। आप मुझे एक बात बताएं कि ब्लाइंड लड़कियों की ही बात कर या बच्चों की बात करूं, लड़कों की भी बात करूं, ज्यादातर हमारे देश में ब्लाइंड बच्चों को 8वीं कक्षा के बाद साइंसेस नहीं पढ़ाई जाती। एम आई राइट? जी बिल्कुल। उनको साइंस नहीं पढ़ाई जाती। 8वीं कक्षा के बाद ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, सेक्सुअलिटी की किताबों में शुरू होती है। अब मुझे बताइए कि कितने स्कूलों में इस भाग को वाकई में पढ़ाया जाता? कितनी बच्चियों में, मैं सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन संभालती हूँ जहाँ 18 साल से ऊपर की लड़कियां आती हैं, आधी से ज्यादा को नहीं मालूम है कि सेक्सुअल एक्टिविटी किसे कहते हैं। आधी से ज्यादा वाकई में, जो ये अभी रोमा कह रही थी कि इट इज अ शेमिड सब्जेक्ट, इट इज अ शेमिड सब्जेक्ट फॉर देम टू। एंड आई फील अगर आप उनको राइट टू सेक्सुअलिटी दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ में उनको समझाया जा रहा है कि आपने अपने राइट को प्रोटेक्ट तो करना है, पर आपने अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसको किस तरह से, ये किस तरह का एक राइट है, किस तरह की एक प्रोसेस है आपकी जिंदगी। आधे से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों को भी सिखाने के लिए हमारे पास कोई ट्रेनर्स नहीं है जो उनको एक एक करके ये बात धीरे धीरे रिपीट करके समझा सके। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं या जो ये बिल भी आए हैं, इसलिए भी अभी सकारात्मक रूप से लागू नहीं हो पा रहे हैं और पाएंगे, क्योंकि शायद सब जानते हैं कि जो पॉपुलेशन हमारे पास है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, वो इन राइट्स को लागू करने में अभी सक्षम ही नहीं है। एक्चुअली अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरा ये मानकर चलना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा जो हमारी सोच है ना, वो सोच को बदलना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं एक ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो वहां पर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए सेक्सुअलिटी के ऊपर, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस काम को करने में मेरे सामने बहुत बाधाएं आई हैं, लेकिन खैर बहरहाल जो भी है। तो मैंने जब उनको एक बात मतलब कही कि देखिए ऐसा है
कि ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है और ये एक एज के साथ में हर इंसान को कहीं ना कहीं पर महसूस होती है। तो एक इंस्टीट्यूशन की हेड ने बोला कि एक्चुअली हमारा ना बहुत जो सिस्टम है, हम क्या करते हैं कि दो चीजें करते हैं। एक तो हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हमारे पास यंग पीपल हैं हम उनको बिजी रखते हैं। तो जब वो बिजी रहते हैं तो फिर उनको इस तरफ सोचने का चांस ही नहीं मिलता है। और अगर कुछ कहीं पर हमको पता चलता है या दिखता है या कुछ है तो हम उसको कोशिश करते हैं रोकने की। तो मैंने कहा आप रोक कैसे पाते हैं? तो जो उन्होंने जवाब दिया वो अभी तक मेरा सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम एक बार उन लाल मिर्ची डाल देते हैं ना, वो कभी ऐसा काम नहीं करते। मैं अभी तक उस बात से मतलब आगे नहीं बढ़ पाई हूँ दिमाग में जी कि लाल मिर्ची अगर आप अपने हाथों पर ही खाने में अगर डाल रहे हो, गलती से थोड़ी सी हाथों में ज्यादा लग जाए तो कितनी देर तक दर्द होती है उसकी। और हम इसको अब्यूज नहीं समझते। ये इस बात से मुझे अभी तक मतलब मैं इस बात को अभी तक हजम नहीं कर पाई हूँ। जी सरीन सर, आप इस पर क्या कहेंगे? और साथ ही साथ अगर सेक्सुअल की बात करें तो हमने आरपीडी बिल में काफी अमेंडमेंट्स देखे जो पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर आके एक सब्जेक्ट छूट गया सेक्सुअल वायलेंस को लेके, जहाँ राइट टू मैरिज की बात है लेकिन मैरिज के बाद जो दिक्कतें आती है उसमें कोई राइट टू प्रोटेक्शन की कहीं बात नहीं है शादी के, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके हो चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस को। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वक्तव्य पे जो बात चल रही है अभी, और साथ ही इस सवाल के? देखिए, मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। जी, पहली बात तो मैं इस चीज़ से कम एग्री करता हूँ कि सेक्स की नॉलेज या सेक्स से रिलेटेड बातें 9th या 10th की साइंस में ही आती हैं। मैं खुद कोएड में पढ़ा हूँ और ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़ा हूँ, लेकिन सेक्स की जो बेसिक जानकारी जब हम फ्लावर जैसा चैप्टर पढ़ाते हैं तो बेसिक जानकारी वहीं से शुरू हो जाती है और फ्लावर के चैप्टर को आप आराम से 6 to 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक पॉजिटिव ढंग से होती हैं, मैं जानबूझ के पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ के आया, जो माहौल मैंने देखा, इस बात के बावजूद भी कि कुछ चीज़ों पे एजुकेशन के नाम पे रुकावटें रही हैं, लेकिन डिस्कशंस में अलाउ किए गए। आपकी एक मिनट, कुछ और आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है ये। हाँ, आप बोलिए। अब मेरा ये मानना है कि जहां तक खाली ब्लाइंड का संबंध है, क्योंकि ब्लाइंड के अनुभव तो मैंने देखे हैं, वहां तक तो मुझे कई बार लगता है दूसरों की सोच अगर छोड़ दी जाए और प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर बुक्स, जैसे कॉल साहब ने एक शुरू किया था मैगजीन्स पे कुछ आर्टिकल्स देने का, वो एक अच्छी शुरुआत के चलते लोगों को काफी नॉलेज बढ़ी, चाहे उन्होंने साइंस पढ़ी या नहीं पढ़ी, फिर भी एक वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को उठा के उस पर डिस्कशन एक शुरू किया गया था। मेरा मानना है कि शायद सब कुछ एक स्कूल जिम्मा नहीं लेगा, और अनुभव यह भी बताता है कि चाहे साइंस या मैथ जबरदस्ती 10वीं 12वीं में पढ़ा दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ब्लाइंडनेस उसमें आड़े जरूर आती है। तो मैंने देखा है कि 10वीं 12वीं तक साइंस पढ़ो में से शायद 0.00001% ही ब्लाइंड हो जो आगे साइंस में कुछ कर पाता है। ये तो एक डिस्टर्बनेस आ रही है। हाँ जी, अभी बोलिए दूसरा पॉइंट जी। जिस हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं
पर जो इशू, मैंने एक चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, STRS वालों ने ऑर्गेनाइज की थी जी। तो उसमें भी ये ब्लाइंड और ब्लाइंड से जुड़े सेक्स इश्यूज पर बातचीत करने के लिए कहा गया था। तो मेरा मानना ये कि जिस देश में ये सोच जाए कि धृतराष्ट्र ही 100 बच्चे पैदा कर सकता है, उस देश में ब्लाइंडनेस के बारे में और ब्लाइंडनेस से जुड़े हुए सेक्स के बारे में क्या सोचोगी, उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हो। पहले तो मैं पूरी तरह से मानता हूं कि धर्म ने उसमें बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है। सेकेंडली, मेरा ये भी मानना है कि जब हम सेक्स और रिप्रोडक्शन के इश्यूज को उठाते हैं तो जनरली वी आर नॉट कंसर्न विद ब्लाइंड, वी आर मोर कंसर्न विद दोज हु आर 80 to 90% अदरवाइज डिसेबल्ड, जिसके चलते until and unless they are given certain medicines they cannot enjoy sex, जो कि उनका बेसिक राइट है। अब उसके बारे में क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है और उससे संबंधित सुविधाएं इतनी महंगी है कि आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसी बिल्कुल परिस्थितियां हैं जो लोग 80% या 90% फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, वो लाख चाहने के बाद भी मेंटली पर्टर्ब्ड हो सकते हैं, बट दे कांट एक्चुअली materialize their feelings in the best possible way। तो मेरा मानना यह है कि इस पर जो चर्चा आमतौर पे हम जो कर रहे हैं लॉज में भी, वो ब्लाइंड से रिलेटेड समस्या कम है, वो समस्या अदर डिसेबिलिटी से ज्यादा है। जी। मैंने उनकी बात सुनी सरीन साहब की, मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ सरीन साहब। जो आपने कहा कि एजुकेशन में बच्चे अपने डेफिनेटली समझ जाते हैं राइट फ्रॉम 6th क्लास। मैं कम नहीं तो कम से कम 320 ब्लाइंड स्कूल्स विजिट कर चुकी हूँ, बिकॉज आई वाज मॉनिटरिंग सम स्कूल्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ IT, एंड आई हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट ये जब भी चैप्टर्स आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर और सेक्सुअलिटी के ऊपर, केवल ब्लाइंड स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने जैसे लोगों के स्कूल्स की बात भी कर रही हूँ जो कोई डिसेबिलिटी नहीं लेकर चलते हैं, मतलब तथाकथित फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं है, वहां भी इन चैप्टर्स को यूजुअली स्किप कर दिया जाता है। ओवरऑल वैसे भी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम तो है ही ओवरऑल। देखिए, मैं जब जो कह रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने विजिट स्कूल उस ढंग से नहीं किए, मैं अपने स्कूल के अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ। जी जी, आप बहुत लकी है आई गेस। जी, फॉर्चुनेटली जिस जमाने में हम लोग देहरादून में पढ़ते थे, स्थितियां बहुत अच्छी थी। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, लिस्ट के बहुत सेंसिटिव डिस्कशन चल रही है, तो थैंक यू सो मच लिसनर्स। और काफी अच्छे व्यूज लोगों को लग रहे हैं और काफी नॉलेज मिल रही है, थैंक यू सो मच ऑल। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं बहरहाल उनके साथ ही साथ। वैसे भी मैं पहले भी कुछ क्वेश्चंस लिसनर के ले चुका हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शामिल करते हैं। शालिनी मैम, ये क्वेश्चन है कि हालांकि ये मानते हैं कि रिप्रोडक्शन राइट और राइट टू फर्टिलिटी कोई बाधा नहीं है बच्चों के पालन पोषण में, बावजूद इसके इनका ये क्वेश्चन है कि अगर जो कपल है वो सीवियर डिसेबिलिटी के विक्टिम है और उसके मोर ओवर उनके जो चाइल्ड का बर्थ होता है वो भी डिसेबल होता है, तो उस सूरत-ए-हाल में ये कितना मुश्किल है और क्या इसकी सेफ्टी के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ फ्रेम किया गया है? जी एग्जैक्टली मैं यही बात लेकर आ रही थी जब उस वक्त जब मैंने बोला कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो दूसरी कंट्रीज में हमें मिलता है सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वो हम राइट टू सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन तो ला रहे हैं, पर क्या हम उन्हें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं जहां वो इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं? वाकई में जो सवाल अभी जिस भी लिसनर ने किया होगा बहुत पर्टिनेंट सवाल है, और मैंने देखा है अपने सामने कि अगर एक मल्टीपली डिसेबल्ड गर्ल, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड गर्ल शादी हो जाती है, मतलब या वो चूज करती हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जब बच्चा पैदा करने की बात आती है, शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसके बाद उसे पाले कौन? इतनी बड़ी मुश्किल आ जाती है। कितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड माएँ हैं मैंने देखा है जिनके बच्चे भी आगे से कोई ना कोई डिसेबिलिटी लिए पैदा होते हैं।
इनफैक्ट ब्लाइंडनेस भी बहुत सारी बच्चियों में आती है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, वो बहुत अनेबल रहती हैं उस बच्चे को संभालने में। और हस्बैंड अगर सिर्फ एक डिसेबिलिटी लिए है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ब्लाइंडनेस है, तो वो या तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, माँ और बच्ची दोनों को, वो छोड़ के चला जाता है, या फिर मैं बता भी नहीं सकती आपको किस तरह के शोषण होते हैं घर के अंदर, कि वो जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वुमन है उसको अवेलेबल कर दिया जाता है दूसरे मेन के लिए भी, और ये जो छोटी बच्ची है ये भी एक्सप्लॉइट होती है। इट इज अ हॉरिबल सिचुएशन। सो आई ऑल्सो वांट टू आस्क दिस फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, फ्रॉम द लॉ मेकर्स, कि राइट्स तो खोल दीजिए, आप जरूर करिए, उन सबको उस राइट की आवश्यकता भी है और वो उनको मिलने ही चाहिए, लेकिन क्या हमें उस राइट की प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी और बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि वो अपने इस राइट की सुरक्षा भी कर सकें? ऐसा तो है ही नहीं, हमारे समाज में ये अवेलेबिलिटी नहीं है इस वक्त। जी एग्जैक्टली। रोमा मैम थोड़ा इस पर हमें बताएंगी। रोमा मैम, इस पर आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ क्वेश्चन है, क्या इन राइट्स को लोगों तक पहुंचाने लिए, लोगों के परिवारों को अवेयर करने के लिए, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान इस बिल में है या किसी लॉ में है? जी रोमा मैम। रोमा इज नॉट, आई थिंक वी लॉस्ट द लाइन। आई थिंक रोमा हैज गॉन ऑफ जी लाइन। या सरीन सर। जी जी इसी क्वेश्चन को लेंगे आप? जी आप पूछना चाहते हैं तो मैं प्रयास बिल्कुल करता हूं बिल्कुल जितना। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना मानना ये बातें अभी बहुत पुरानी नहीं है, और मैं बहुत नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति इस मामले में नहीं हूं। मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है कि जब जब समस्याएं बहुत मुखर होके आती हैं तो रास्ते ग्रेजुअली खुलते हैं। आज नहीं है, बिल्कुल मानता हूँ। हेलो, हाँ जी जी रोमा इज देयर। जी कंटिन्यू आप सरीन सर। हाँ। जी रोमा मैम आप बने रहिए। जी सर। हाँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे और लोग वोकल होंगे, जो एक अनफॉर्चुनेट चीज जिसकी ओर मैंने पहले ध्यान दिलाया था कि कुछ डिसेबिलिटी उतनी वोकल हो नहीं पाती उनके अपने कंस्ट्रेंट से, या वो वोकल हो या उनके लिए कोई वोकल हो, तो स्थितियां बदलेंगी, मेरा ऐसा मानना है। जी, और बिल्कुल रोमा मैम की भी इसी क्वेश्चन पर राय लेते हैं, क्या कहती है रोमा मैम। रोमा मैम, क्वेश्चन ये है कि अभी एक क्वेश्चन, आई थिंक आपकी लाइन लॉस्ट हो गई थी शालिनी मैम के जब बात कर रहे थे, तो एक बार लिसनर ने बात उठाई थी कि जब दो बंदों को, एक कपल को सीवियर डिसेबिलिटी है, उसके बाद उनके घर में एक डिसेबल बच्चा पैदा होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कोई लॉ और सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कोई मापदंड है ऐसा? और साथ ही साथ लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने के लिए, अवेयर करने के लिए भी क्या आरपीडी बिल या किसी और लॉ में कोई प्रावधान है? नहीं, देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्टिकुलर जहाँ एक डिसेबल्ड कपल को एक डिसेबल्ड बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर तो जहाँ हाई सपोर्ट बात है, हाई सपोर्ट हमारी कोई भी ऐसी नहीं है। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट था उसको और नेशनल ट्रस्ट को बदलकर हम एक हाई सपोर्ट नीड्स का एक्ट बनाएं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है हमारे उसमें। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो आपने पहले मुद्दा उठाया था कि जो मैरिटल आप वायलेंस की बात कर रहे थे, तो उसमें मेरा ये मानना है कि आरपीडी बिल में चाहे वो बात नहीं है, और ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी बात पूरी तरह से मतलब डिसेबल्ड औरतों को लेकर क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है कि व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट वायलेंस फॉर अ डिसेबल्ड वुमन, कि वो वायलेंस बहुत अलग हो सकती है एज कम्पेयर टू अ वायलेंस ऑन अ मेन स्ट्रीम वुमन। लेकिन फिर भी मेरा ये मान के चलना है कि अगर हम उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को यूज करें और तो हम उसमें हम अपनी डिसेबल्ड बहनों को भी लेकर उस दायरे में आए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और उसको एक्चुअली हमें बहुत ध्यान से पढ़कर, और बहुत उसमें जो मतलब उसमें 4 किस्म की वायलेंस दी गई हैं,
उसमें सेक्सुअल वायलेंस है, उसमें फाइनेंशियल वायलेंस है। जब आप पैसे नहीं देते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, क्या करेगी, है ना। और वर्बल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि वायलेंस का जो डेफिनेशन है, अब्यूज का जो डेफिनेशन है, फर्स्ट टाइम इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहुत क्लियरली दिया गया है। अब वो अब्यूज को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो उस अब्यूज को हम किस प्रकार से डिसेबल्ड औरतों के यूज करते हैं, वो एक एक्चुअली चैलेंज है जी। और मुझे लगता है कि जो लॉ बनाते हैं डिसेबल को भूल ही जाते हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल 16 में भी देखें तो डिसेबल डिस्क्रिमिनेशन में डिसेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। और मेरे को लगा, और जो हमारे लॉ मेकर हैं वो भी भगवान जाने क्या करते हैं कहाँ। तो ये तो बाकी सोचने वाला इशू है। और मैं आपको ये भी बता, जैसे आपने बताया मैम कि आपको एक शॉकिंग इंसिडेंट लगा जब आपने वो मिर्चों वाली बात सुनी, और आज 1.25 साल से पिछले मैं लगभग 100 से ज्यादा डिस्कशन होल्ड कर चुका हूँ डिसेबल पर। और हमारी एक लॉ मेकर है मैम, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पहले ले चुका हूँ, ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में हूँ। तो मैंने एक डिस्कशन के लिए उनको इनवाइट किया, और यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम हर। शी सेड आई गॉट फेड अप विद द इश्यूज ऑफ ब्लाइंड and she is very active. She is one of the lawmaker from the disabled community. Well, I will not get back on that. अब हम बात करते हैं लास्ट 10 मिनट suggestions पर। तो चाहे वो मेंटली रिटायर्ड बच्चों की बात हो, अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इन राइट्स को, सेक्सुअल वायलेंस को कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाया जाए, तो इन पर शालिनी मैम आपसे शुरू करते हैं। Sorry, can you please repeat what you just said? जी, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अभी हम लास्ट के आपसे कमेंट चाहें सुजेशंस के साथ। क्या सुजेशंस है, चाहे वो मेंटली रिटार्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में हो, कैसे अवेयर किया जाए लोगों को, कैसे लॉ में डिसेबल कम्युनिटी को इंडक्ट किया जाए, सेक्सुअल वायलेंस वाली बात डलवाई जाए आरपीडी बिल में। जी, मेरे को लगता है कि आरपीडी बिल, ये जो आरपीडी बिल और उसमें जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, सब लॉयर्स को और सोशल वर्कर्स को पुश करना चाहिए सरकार को कि इसके ऊपर सकारात्मक चर्चाएं हों पहले, और जितने भी इश्यूज जो बचे रह गए हैं वो सब सामने टेबल पर आए, और उन वर्कर्स को लिया जाए सामने जो जो काम करते हैं इस फील्ड में, ना कि सिर्फ उनको जो एकेडमिशियंस हैं। क्योंकि ये बहुत ग्राउंड लेवल का काम है, और इसमें जब तक उन्हें वाकई में इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं मालूम चलेंगी, तब तक ये बिल बना भी लिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा मेरे हिसाब से। और दूसरा, इसी क्षेत्र में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट आते आते टाइम लगेगा। उन्हें इस बारे में अवेयरनेस करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अभी इमीडिएटली कोई सपोर्ट सिस्टम तो सरकार को स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि इन तरह के राइट्स को, उनके हकों को प्रोटेक्शन मिल सके। जी एग्जैक्टली। और मैम आपसे एग्री करता हूँ। और जिस दिन हमारी एनजीओ ये छोड़ देंगे कि ये बिल हमने पास करवाया, सिर्फ इसी बात को लेके चलेंगे कि बिल पास करवाना। मैं आपको बता दूं एक छोटा सा इंसिडेंट, जब लास्ट टाइम आरपीडी बिल लेकर रैली हुई तो मेरी 3-4 लड़कों से बात हुई, तो वो कहते हैं कि रैली में गए थे। तो मैं क्या आरपीडी बिल है क्या, वो बिल में कहते हैं ब्लाइंड की भलाई के लिए है। तो मैं क्या उसमें है क्या, तो वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना बस पता है कि ब्लाइंड लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए होगा। तो जब तक कंप्लीटली एजुकेशन हम एजुकेट नहीं होंगे, बिल को समझेंगे नहीं, उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे, तो तब तक मुझे लगता नहीं कुछ बनेगा। जी सरीन सर। सरीन सर। जी जी, क्लोजिंग कमेंट जी, सुजेशंस बताएं अपने क्लोजिंग कमेंट के साथ। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी लॉ एक स्टिमुलेशन होता है, और जिस ढंग से लॉ बनी, अगर उसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये अदर वे राउंड बने। ये गवर्नमेंट की तरफ से सीधे नहीं आए। इन लॉज को लाने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स उन लोगों द्वारा अपनाएगी जो थोड़े से जागरूक थे। तो ऐसी वो जागरूक लोग सीमा तक जाना चाहते हैं, कहाँ उनका तुष्टि गुण है, वो निर्भर करता है कि लॉ कहाँ तक जाएगा। आपने जो उदाहरण दिया कि बच्चों को नहीं मालूम है, बच्चों को तो अपने संविधान तक का भी नहीं मालूम, जिसको पास हुए 60-70 साल हो गए।
क्योंकि जिस दिन वो पता लग जाएगा लोगों के लिए सिरदर्दी हो जाएगी कि वो हर चीज पे सवाल उठाएंगे। तो एक ये साजिश है कि कैसे आम आदमी इलिटरेट रहे और कुछ गिने चुने आदमी जो अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं वही लिटरेट रहे, वही जिम्मा लेके हम सब कुछ करेंगे। और ऐसी स्थिति जो भी लॉ बनता है, 98 के समय का भी याद है, जिस समय लॉ बन रहा था तब मैं कुछ एक्टिव था, तो लोगों ने यही कहा जिस भी हालत में आ रहा है उसे पास होने दो, बात का बाद में देखेंगे। उसके बाद भी अब 18 साल बाद फिर लॉ की चर्चा हुई, कमियां और खामियों की बात हुई, फिर कहानी वही है, कुछ कहते ठीक है, कुछ कहते नहीं ठीक है। सही बात जी। वो बीच में डिस्टेंस आ रहा है दोनों जी। मेरी समझ ये है कि लॉ बनाने के लिए खाली लीगल एक्सपर्ट्स न लिए जाए, क्योंकि जितना मुझे पता चला है डिफरेंट सोर्सेज से, आरपीडी में ज्यादा रोल लीगल एक्सपर्ट्स का है। उनका नहीं वाकई में जीवन झेल रहे हैं। क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि वो कहावत हर हालत में लागू होती है कि जाके पाँव में फटी दीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक आप रियल सफरर को नहीं लेंगे, और उस सफरर में भी अनफॉर्चुनेटली सारे सफरर लिए नहीं जा सकते बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू पुट फॉर देयर व्यू, या उनकी बात रखने वाले या वो लोग जो सबलता से चीजों को रख सकते हैं, झेलते हैं और डे टू डे चीजों से सामने उनको लिए बगैर अगर आप लॉ बनाएंगे तो लॉ एक लीगल फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लेगा, लेकिन वो जो रियलिस्टिक लॉ होना चाहिए वो कभी नहीं हो पाएगा। जी। रोमा मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट और सजेशंस। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा मैं हटकर थोड़ा सा सोचती हूँ, और मेरी ये सोच है कि जो भी कुछ हम करेंगे अगर वो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो हम कभी भी डिसेबिलिटी को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी को एक तो मेन स्ट्रीम नहीं बना पाएंगे, और दूसरी जो बहुत जरूरी आज की मुझे लगता है कि एक हमारी सोच का अहम पहलू है, वो ये है कि देखिए हमारी जो कम्युनिटीज है ना वो टूट टूट के बिखर रही हैं। पहले क्या होता था कि जो कम्युनिटी थी वो आड़े वक्त में काम आती थी, तो आज अगर हम उस कम्युनिटी बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, अगर हम उस कम्युनिटी बेस में डिसेबल्ड लोगों के लिए जगह बनाएं और थोड़ा सा अगर हम उसमें एक सकारात्मक जो सोच है वो सामने रखें, तो इसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि एक तो ट्रेनिंग पर, अवेयरनेस पर, जिस पर कि एक्चुअली गवर्नमेंट का ख्याल कम है, उस पर ज्यादा ध्यान भी देना चाहिए, उस पर ज्यादा रिसोर्सेज भी लगाने चाहिए, और उससे जो एक नई सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड व्यू खुलती है, उसमें हमारे हिसाब से डिसेबल्ड लोगों को इतना लंबा डिस्टेंस ही तय नहीं करना पड़ेगा अपने राइट्स लेने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में जब हम बात करते हैं कि एक छोटी सी बात है, जब हम एक रैंप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रैंप जो है ये व्हीलचेयर यूजर्स के लिए नहीं, ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी काम देगा, ये बूढ़े लोगों के लिए जिनके घुटने नहीं ठीक से काम करते उनको भी काम देगा, तो कोई अगर पैसेंजर है जिसके पास एक सूटकेस है उसको भी काम देगा। तो ये जो चीज है ये एक अवेयरनेस से एक नई सोच जो हम पैदा करते हैं उससे आती है। आई थिंक ये अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, और दूसरा जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आज की तारीख में मैं ये मानकर चलती हूँ कि आरपीडी बिल में पर्टिकुलरली सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट को लेकर जो भी चर्चा हुई है वो बहुत लिमिटेड सी हुई है, क्योंकि इस पर हमारे देश में काम ही नहीं हो रहा है। जो काम भी हो रहा है थोड़ा बहुत, वो बहुत बहुत बाधाएं हैं, बहुत इश्यूज हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा खुलकर बात करने की एक तो आदत ही डालनी पड़ेगी। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दानिश, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ऐसा टॉपिक अपने रेडियो प्रोग्राम के लिए लिया, क्योंकि इस पर बात शुरू करना
अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। जी, थैंक यू मैम, आप सभी आए और आपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हम इस डिस्कशन के जरिए काफी लोगों तक आपकी बात पहुंचा पाए। क्या सही है, ऐसा क्या गलत है, वो हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और लिसनर, आपका सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। और आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेडियो डॉन के तमाम प्रोग्राम सुनते रहिए। बहरहाल आज की डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू दानिश, इट वाज रियली गुड। और इस डिस्कशन को स्काइप पर असिस्ट कर रहे थे बाला नगेंद्र, जो कि हमारे मीडिया स्पोक्स पर्सन है। बाला, आज आपका जन्मदिन है, रेडियो डॉन की टीम से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगला शो लेकर आरजे आशीष बिल्कुल तैयार हैं, गेम आवा। थैंक यू सो मच।